बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब, साल अव्वल, पर्चा अव्वल। मसनवी गुलज़ार नसीम, मसनवी सहरुल बयान का मवाजना। सवाल इसका ये है कि क्या मसनवी गुलज़ार नसीम या मसनवी सहरुल बयान का मवाजना मुमकिन भी है या नहीं। सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम के खुलासे पहले पेश किए जा चुके हैं, वो आपने यकीनन सुन लिए होंगे। वो सुनने के बाद ही हम इसका मवाजना जो है वो कर सकेंगे, वैसे नहीं। क्योंकि मवाजना जो होता है, आपको मालूम है कि दो अशिया के दरमियान होता है जो एक जैसी होती हैं, थोड़ा फ़र्क होता है। दो शख्सियात के दरमियान होते हैं, ज़ाहिर है आदमी हैं और उनके दरमियान फ़र्क तो होगा। उनके दरमियान होता है, दो किताबों के दरमियान होता है, दो मुसन्निफ़ीन के दरमियान होता है। किसी भी चीज़ के दरमियान मवाजना जब करना होता है तो कम से कम उनका एक माहौल के में रहना होना ज़रूरी है। चुनाचे ये जो मसनवी सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम है, ये उर्दू की दो मसनवियाँ मौजूद हैं जिनके मुतालिक हम इसका मवाजना देखते हैं कि कैसे हो भी सकता है या नहीं। सवाल भी इसका यही है कि क्या गुलज़ार नसीम और सहरुल बयान का मवाजना मुमकिन है, दलाइल से साबित करें। चुनाचे हम ये साबित करेंगे, इसको आप देख लेंगे साबित कर सकते हैं या नहीं कि इसका मवाजना मुमकिन है, हो भी सकता है या नहीं। अभी पहले तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप सुनेंगे तो फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि है या नहीं, मुमकिन नहीं है। अब देखते हैं कि इसका किस तरह से हम दलाइल पेश करेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में मसनवी सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम के बारे में यूँ लिखा है। हमारे मुल्क में उर्दू ज़ुबान में कई मसनवियाँ लिखी गईं, उनमें से सिर्फ़ दो नुस्खे ऐसे निकले जिन्होंने तबीयत की मवाफ़क़त से कबूल आम सनद पाई, एक सहरुल बयान और दूसरी गुलज़ार नसीम। और ताज्जुब है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। बुनियादी तौर पर दोनों मसनवियाँ फ़र्ज़ी किस्सों पर मुश्तमिल हैं। सहरुल बयान में शहज़ादा बेनज़ीर और बदर मुनीर का किस्सा है, जबकि गुलज़ार नसीम में ताजुल मलूक और बकावली का किस्सा है। दोनों मसनवियाँ अपने अपने अंदाज़, फ़नी खसूसियात की बिना पर मुनफरद हैं, जिनमें काफ़ी खसूसियात का भी फ़र्क है। अब आपको अलग अलग नुकात में बताया जाएगा कि क्या इनमें फ़र्क है। अब देखें, कहानी के मुतालिक हम सबसे पहले बात करते हैं कि सहरुल बयान जो है वो तबाज़ात है। सहरुल बयान मसनवी तबाज़ात है। मीर हसन इसमें तग़य्युर व तबद्दुल कर सकते थे, जबकि मसनवी गुलज़ार नसीम की कहानी नसर में पहले मौजूद थी। नसीम ने इसे नज़म की शक्ल दी, इसलिए शेरी ज़रूरियात के लिए कहानी में तब्दीली नहीं कर सकते थे। अब अगला देखते हैं कि मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान में वाक़या निगारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। वो किस्सा गो शायर हैं, इसलिए उनके वाक़या निगारी अरूज पर है, जबकि गुलज़ार नसीम में शायर लफाजी सुनाए बदाए में उलझ कर वाक़या निगारी की तरफ तवज्जो नहीं देते। सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि कहानी में वाक़यात की कई कड़ियों को, जिनकी तफसील दिलचस्पी और तकमील का ज़रिया बनती, मुसन्निफ़ ने इस तरह लपेट दिया जिसकी वजह से कहानी के ज़रूरी मराहिल भी गायब हो गए। बिल्कुल सही तबसरा है। अब गुलज़ार नसीम में मुरस्सा साजी का बेहतरीन नमूना है। अल्फाज की तराश फराश खूब है। वो नाचने क्या खड़ी हुई थी, खुद रागनी आ खड़ी हुई थी। जबकि मीर हसन रोज़मर्रा और मुहावरा को हाथ से जाने नहीं देते और इसके कलाम में सादगी और बयान और ज़ुबान की खूबसूरती मौजूद है। सहरुल बयान में किरदार निगारी, जज्बात निगारी अपने अरूज पर है। बदर मुनीर और बेनज़ीर की जुदाई का हाल बयान हुआ तो इस तरह हुआ, और इसका इधर रंग घटने लगा, जिगर खून हो मजगा पे बटने लगा, लगी रहने तब जान बेताब में, लगा फ़र्क आने खुरो ख्वाब में, मोहब्बत का सौदा सा होने लगा, जनू तुख्म वहशत का बोने लगा,
خاموشی اٹھانے لگی دل میں شور، جتانے لگی ناتوانی پہ زور۔ جبکہ گلزار نسیم کے مصنف نے جذبات نگاری کے اچھے اچھے مواقع جو تھے وہ ضائع کر دیے، اور اس میں یعنی حالت فراق کو بیان انہوں نے کیسے کیا؟ کرتی تھی جو بھوک پیاس بس میں، آنسو پیتی تھی کھا کھا کے قسمیں، صدمے سے جو زندگی سے تھی تنگ، کپڑوں کے عوض بدلتی تھی رنگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ سحر البیان میں منظر نگاری کیسی ہے، عروج پر ہے۔ اس میں روم و بزم کی منظر نگاری بخوبی ہے، جیسے شاہی جلوس، محفل رقص، حمام کی تیاری، شادی بیاہ کی رسومات، منظر کشی اس خوبصورتی سے کی گئی ہے کہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جبکہ گلزار نسیم میں منظر نگاری اس معیار کی نہیں جس کی میر حسن کے ہاں ہے۔ وہ بالے چمکتے ہوئے کان میں، پھڑکنا وہ نتنے کا ہر آن میں، وہ مہندی کا عالم وہ توڑے چھڑے، وہ پاؤں میں سونے کے دو دو کڑے، چلی وہاں سے دامن اٹھاتی ہوئی، کڑے کو کڑے سے بجاتی ہوئی، عجب ایک عالم تھا بے ساختہ، کہ عالم تھا ایک اس پہ جاں باختہ۔ اب سلاست بیان میں سحر البیان منفرد ہے۔ میر حسن محاورہ روزمرہ کی قید سے نہیں نکلتے، جبکہ گلزار نسیم میں رنگینی الفاظ اور مرصع سازی جس کی وجہ سے سلاست اور زبان و بیان کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی، وہ مرصع کاری کے لیے روزمرہ اور محاورہ کا خون کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جائے گا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایک کے ہاں تصنع، تکلف، رعایت لفظی، ثنائے بدائے ہیں، اور دوسرے کے ہاں سادگی اور روانی۔ لہو قطرائے، یہ تشبیہات و استعارات کا مثال اس میں دینے لگی ہوں۔ لہو قطرائے آب یوں چشم بوس، کہے تو پڑی جیسے نرگس پہ اوس، وہ گورا بدن وہ بال اس کے تر، کہے تو ساون کی شام و سحر، غرض اضطراب اس کا ہر حال میں، کہ جو مرغ تڑپے نیا جال میں، برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن۔ دیا شنکر نسیم کی مثنوی جیسے سمجھائے تھا ہمیں سروکار، اب مان نہ مان تو ہے مختار۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ثنائے بدائے ہیں اور کس طرح سے چند ایک باتیں جو ضروری ہوں گی جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم موازنہ کرتے وقت کیسے کریں گے۔ وہ یہ کہ سحر البیان میں شاعر خود واقعہ کا مصنف ہے، اس لیے اس کے جزائے ترکیبی میں اس نے شاعری کی ضروریات کے مطابق کمی بیشی کی ہے۔ نسیم کو ایک مشہور اور مروجہ داستان کا نظم کرنا تھا، اس وجہ سے اس کا قلم جگہ جگہ پابند ہو گیا ہے۔ پھر آگے یہ پوائنٹ دیں گے، میر حسن اور نسیم کا مذاق مختلف ہے۔ میر حسن کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی اور ان کے خاندان کی شاعری پر آخر تک دہلوی جو تھا وہ چھاپ موجود رہی۔ نسیم شروع سے ہی آخر تک لکھنوی مزاج رکھتے تھے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ دیکھیں اگلا پوائنٹ اس طرح ہوگا کہ دونوں کے زمانے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی بنا پر دونوں کے مذاق میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی 1786 میں لکھی گئی، اور نسیم نے اپنا یہ قصہ 1838 میں قلم کیا۔ اب جو 55 ایئرز جو تھے، 55 سال کے جو فرق تھا، اس نے شاعری کے مذاق میں جو تبدیلی پیدا کر دی، اس کے پیش نظر تو دونوں کا فرق ہمیں وجہ سمجھ آتی ہے۔ نسیم آتش کے شاگرد تھے، اور آتش کے ہاں سے انہوں نے یہی مرصع سازی اور یہی دنیاداری اور یہی ثنائے بدائے اور یہی ظاہرداری دیکھی اور سیکھی۔ اور کہتے ہیں کہ اس طرح شعر نکل آتے ہیں جو بیان اور مضمون دونوں کے اعتبار سے شاعری کے نادر نمونے کہے جا سکتے ہیں۔ مثلاً وہ حصہ جہاں راجہ اندر پریوں سے بقاولی کا حال پوچھتا ہے، یا بقاولی کے خط تاج الملوک کے نام وہ حصہ جہاں تاج الملوک اور بقاولی آمنے سامنے ہوتے ہیں، یہ سارا مکالمہ نہایت مختصر، بے ساختہ اور برجستہ ہے۔ اس کے علاوہ میر حسن کی
मसनवी में तमाम तर आमद है, लेकिन नसीम की मसनवी में आवुर्द है। नसीम में वो हकीमाना मसाइल और इखलाक इसबाक नहीं जो सहरुल बयान में बिखरे पड़े हैं। अब देखना ये है कि दोनों की एंडिंग हम सवाल की किस तरह से करेंगे। कहते हैं कि सहरुल बयान और गुलजार नसीम का मवाजना किया जाता है, मगर हक है कि दोनों की मसनवियाँ हर लिहाज से एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ हैं। नस्बुलैन मकसद, नुक्ता नज़र, तर्ज बयान, गरज किसी भी मामले में दोनों में मवाजना नहीं हो सकता। मीर हसन देलवी दबस्तान के नुमाइंदा, गुलजार नसीम लखनवी दबस्तान के नुमाइंदा। मासवाए ये कि दोनों उर्दू की मसनवियाँ हैं और बस। इसके अलावा भी आपको जो बात और इसमें नुकात मिले शामिल कर सकते हैं। जो लाइन मैंने आपको दे दी, इख्तलाफात वाज़ेह बता दिए क्या क्या हैं, क्योंकि जो एक अरसा बीच में 55 साल का आ गया था, उस वजह से फ़र्क तो यकीनन आना था, ज़ुबान का, माहौल का, पूरे जो सियासी हालात का भी। जो लोग इधर उधर नकल मकानी करके जाते थे जंग के दिनों में, दिल्ली कई बार उजड़ा, उसका असर भी हुआ। और दिल्ली का शायर और लखनऊ के शायर के मिजाज में फ़र्क, लिखाई में फ़र्क, तहरीर में फ़र्क, हर चीज़ में फ़र्क होता है। चुनाचे आप इसमें जो मैंने आपको एक लाइन दे दी, इसको आप बढ़ा सकते हैं जितना मर्ज़ी चाहें, हस्बे ज़रूरत, क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक। अच्छा, आज मसनवियों का चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम और एक चैप्टर को शुरू करेंगे। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात से मुझे ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।